हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बैच। हम लोग चैप्टर 1 यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और इसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी। हमने बात करी थी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होती है, और फिर इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद सेकंड लेक्चर की शुरुआत करो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं करते हो तो सेकंड लेक्चर में हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आए। तो बच्चों, सेकंड लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की क्या सब विशेषताएं होते हैं। अब विशेषता का मतलब होता है बच्चों गुण, कि प्रबंध के अंदर क्या सब गुण है। तो बच्चों, सबसे पहला तो गुण है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी प्रबंध के अंदर हमें गोल बनाने पड़ते हैं, बिना गोल का मैनेजमेंट नहीं चलता है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, यानी एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करता है, सबको साथ लेके चलता है। वैसे भी आपने जब डिफिनीशन पढ़ी थी तो वहां पे मैंने बोला था मैनेजमेंट तीन शब्दों से बना है, मैनेज, मैन और टी, यानी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर किसी भी चीज की व्यवस्था करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। यानी ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करता, सबको साथ लेकर चलता है, एक सामूहिक क्रिया है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते हो, बट आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब समय के साथ साथ वो बदलता रहता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले पहले फटाफट हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ फीचर क्या है, मल्टी डायमेंशन है मैनेजमेंट, यानी इसमें बहुत सारे कार्य शामिल है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सिक्स क्या है, मैनेजमेंट परवेशिव है, यानी मैनेजमेंट हर जगह है, घर से लेके बाहर तक, बिजनेस से लेके ऑफिस तक, हर जगह मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट। सेवेंथ पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हमेशा चलते रहता है। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट के गुण है, प्रबंध की विशेषता है। इसको चलो बच्चों हम लोग अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपको कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रबंध की विशेषता बताओ, या कभी ऐसा हो सकता है आपको पूछा जाएगा मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आप उसे एक्सप्लेन करो। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है, इसीलिए हम लोग एक एक को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब आप समझो कि बिना गोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चल सकता है। आप अपने बगल में किसी ग्रोसरी के दुकानदार को देखेंगे तो उनका क्या लक्ष्य होगा, कि वो ज्यादा से सामान को बेचे, ज्यादा से ज्यादा ग्रोसरी बेचे। सब्जी वाला होगा, फल वाला होगा, उनका लक्ष्य क्या होगा कि हमारा सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो उनके मन में भी एक गोल है। अब अगर बात करो एक स्कूल का, तो स्कूल स्कूल का क्या गोल हो सकता है। अगर आपके घर के बगल में कोई प्राइवेट स्कूल है तो उनका क्या क्या गोल होगा, कि हम इतना अच्छे से बच्चों को सर्विस दे, इतना अच्छे से बच्चों की एजुकेशन दे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए। ठीक है। उसी तरह से एक हॉस्पिटल का क्या गोल हो सकता है, एक हॉस्पिटल का गोल हो सकता है कि हम इस तरह से पेशेंट की सर्विसेज दें कि दूर दूर से लोग उनके पास आए, अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो उनके हॉस्पिटल आए। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं। तो आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। यानी आप जो एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका कुछ बेसिक गोल आपको सेट करना होगा कि आप किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या गोल होगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास पढ़े। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें कुछ बेसिक गोल सेट करने पड़ते हैं, कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टार्ट किए हो, किस पर्पस के लिए स्टार्ट किए हो, आपका क्या गोल है।
ठीक है। तो प्रत्येक संस्था के पास कुछ बुनियादी लक्ष्यों का एक समूह होता है, यानी गोल होता है, जिस पर सामूहिक प्रयासों के द्वारा प्रबंध द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी हर एक संस्था के कुछ गोल्स होते हैं जो सब मिलके प्रयास करते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में भी वही बात लिखा हुआ है। मैनेजमेंट क्या होता है, यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जरा सोचो कि हर एक इंडिविजुअल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सबके अलग अलग गोल हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे कि देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं। अब किसी इंप्लॉय का गोल क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कितना मेहनत करें कि हमारा सैलरी इंक्रीज हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंप्लॉय सोचता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझना है और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें लंबे समय तक काम करना है, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के तरक्की पे फोकस करें तो मेरा भी तरक्की एक साथ हो जाएगा। कोई सोचता है कि चलो इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, 2-3 साल काम करते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहां पे हमारा सैलरी बढ़ा दे। तो सोचो, हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना पर्सनल गोल होता है। लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या है, उन सारे एम्प्लॉय को एक साथ जोड़े और जो संस्था का लक्ष्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य के प्रति सबको एक साथ जोड़ के उनसे काम करवाए। तो वही बात बोला गया है, मैनेजमेंट क्या करता है, यूनाइट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी अलग अलग व्यक्तियों को क्या करता है कि एफर्ट को जोड़ता है, किसके प्रति, इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग व्यक्ति के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी उसको जोड़ता है। ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पहली बात तो हमने करी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके एग्जिस्टेंस के लिए कुछ बेसिक गोल को सेट करना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के को कुछ बेसिक गोल को सेट करना पड़ता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए। फिर क्या करना पड़ता है, जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस अलग अलग इंडिविजुअल के गोल को क्या करना पड़ता है, यूनाइट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। क्योंकि इंडिविजुअल के गोल तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बोले किसी इंप्लॉय का काम है, गोल होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमाएं। कोई काम सीखना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल में शामिल होना चाहते हैं। बट एक मैनेजर का काम होता है कि सबको जोड़ के बिजनेस का जो गोल है उसके प्रति उनको क्या करे, आपस में जोड़े, उनके गोल को बिजनेस के गोल के साथ इंटीग्रेट करे, उनको जोड़ दे। ठीक है। चलो, तो सर ये तो बात कर लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल होना चाहिए, सभी पर्सन के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ सेट करना चाहिए। गोल होना कैसा चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जब गोल सेट करने लगे, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपना लक्ष्य सेट करने लगे, तो वो लक्ष्य किस बात को ध्यान में रख के उस गोल को सेट करना चाहिए। तो उसको ध्यान रखना चाहिए स्मार्ट, यानी गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर हमने बोला कि इस साल हमें इतनी की सेल करनी है, तो वो अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की सेल करनी चाहिए। यानी एक टारगेट होना चाहिए कि हम कितना का सेल करना चाहते हैं, कितना का गोल हम रखना चाहते हैं। तो गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो क्लियर होगा कि इतना अमाउंट का हम सेल करने का हम सोचे हैं। दूसरा, गोल मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसको आप माप सकते हो। एम फॉर क्या हो गया, मेजरेबल। ए फॉर गोल अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा गोल ना सेट कर दो जो कभी अचीव ना हो सके। यानी गांव का एक छोटा सा पान का दुकानदार है, वो सोचता है कि चलो हम 1 करोड़ का इस बार गोल सेट करते हैं कि 1 करोड़ का हम सेल कर ले। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, पिछले साल आपने कितना अचीव किया था, उससे आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। आप अपने बिजनेस को ध्यान में रखिए कि आपका बिजनेस कैसे आप आगे बढ़ रहा है। तो गोल ऐसा होना चाहिए, गोल अचीव हो सके। और फिर रिलीवेंट होना चाहिए, गोल को क्या होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। अब ग्रोसरी का शॉप सोचता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक का सेल करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका वो बिजनेस के लिए वो रिलीवेंट होना चाहिए। एंड टाइम बॉन्ड होना चाहिए गोल। आप 1 साल के लिए गोल सेट कर रहे हो, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, वो क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप बोलेंगे गोल शुड बी स्मार्ट।
स्मार्ट का मतलब एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए। यानी स्पेसिफिक यानी कि एक फिक्स होना चाहिए कि कितना आप गोल सेट किए हो, मेजरेबल यानी गोल को आप मेजर कर सकते हो, अचीवेबल यानी ऐसा गोल सेट करो जो अचीव भी हो सके, पता चले गोल कुछ भी सेट कर दिए। आर फॉर रिलेवेंट होना चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, और टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि गोल को स्मार्ट होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल से समझो कि एक फर्म ने डिसाइड किया 2000 मोटर कार बेचने का, ठीक है। देन द मैनेजर विल प्लान द प्रोसीजर एंड अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑफ सेलिंग 2000 मोटर कार। यानी एक फर्म ने 2000 मोटर कार का बिजनेस है। अब जरा सोचो कि यहाँ पे उसका गोल कैसा है। एक तो मेजरेबल है, स्पेसिफिक है, यानी हमें मोटर कार बेचना है, ठीक है, और वो भी 2000 मोटर कार, यानी हमने क्लियर कर दिया। अब मेजरेबल है, आपने बता दिया कि 2000 मोटर कार बेचना है, तो वो मेजरेबल है, अचीवेबल है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि पिछले साल मान के चलो हमने 1800 मोटर कार बेची थी, तो इस साल हमने बढ़ा के उसको 2000 कर दिया। तो चूंकि 1800 मोटर कार आपने पिछले साल अचीव किया, तो ये अचीवेबल है कि हम इसे थोड़ा और मेहनत करें तो हम 2000 मोटर कार बेच सकते हैं। रिलेवेंट है, मोटर कार का बिजनेस है और मोटर कार ही बेच रहे हो तो आपके लिए रिलेवेंट है। टाइम बाउंड है, हमने सोचा कि इस साल हमें 2000 मोटर कार बेचना है, यानी एक साल का हमने गोल बनाया है। तो गोल को क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना जरूरी है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्रबंध का दूसरा गुण। प्रबंध का दूसरा गुण क्या है? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, एक सामूहिक क्रिया है। अब जरा सोचो बच्चों कि मैनेजमेंट कोई अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट का डिफिनीशन ही बोलता है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैन का मतलब बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तभी मैनेजमेंट सफल हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट को क्या क्या होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी के रूप में होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। तो क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विथ डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे इंडिविजुअल का कलेक्शन है और सबकी अलग अलग जरूरत है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप का जो हर एक मेंबर है उसका डिफरेंस पर्पस होता है ज्वाइन करने का ऑर्गेनाइजेशन का, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे मान के चलो एक टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस के अंदर 4 लाख से ऊपर इंप्लाई काम करते हैं। 4 लाख से ऊपर इंप्लाई काम करते हैं और हर एक इंप्लाई का अपना अपना जरूरत है। कोई फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई टॉप लेवल पे है। तो अब मान के चलो किसी फ्रेशर ने टीसीएस ज्वाइन किया तो वो सोचता होगा कि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, हम अच्छे से काम सीख लेते हैं फिर दूसरे जगह काम करें, ठीक है। कोई ऐसा होगा जो सोचता होगा कि नहीं मुझे टीसीएस में लंबे समय तक रहना है। तो सबका अपना अपना पर्पस होता है, लेकिन जब सब लोग काम करते हैं तो सब लोग का एक कॉमन गोल होता है कि बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको फुलफिल करें। यानी कि टीसीएस के जो कस्टमर्स होंगे, जो टीसीएस के क्लाइंट होंगे, सारे इंप्लॉय उन्हीं के लिए काम करते हैं जिससे कि टीसीएस का जो गोल होगा वो पूरा हो सके। तो यही बोला गया है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है विथ डिफरेंट नीड, और हर एक मेंबर जो ग्रुप के होते हैं उनका अलग अलग पर्पस होता है ज्वाइनिंग का, लेकिन हर एक मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है। दिस रिक्वायर टीम वर्क, इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। अब अगर इतने सारे लोग काम करते हैं तो उसके लिए टीम वर्क होना जरूरी है और सब लोग आपस में मिलकर काम करें ये होना जरूरी है फॉर अ कॉमन डायरेक्शन। कॉमन गोल के लिए सब लोग मिलकर काम करें। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं सर? कैसे आपकी बात मान ले कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है? हम कैसे मान ले कि बिजनेस में जो काम होता है इतने सारे लोग काम करते हैं तो एज ए ग्रुप एक्टिविटी के रूप में काम करते हैं? तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है बच्चों। अगर ग्रुप एक्टिविटी नहीं होता तो इतने सारे टीम मीटिंग क्यों होते? अगर आपके कोई भाई दोस्त या फिर आपके पिताजी किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में काम करते होंगे तो आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि आज टीम मीटिंग है। और टीम मीटिंग क्या होता है? टीम मीटिंग तो होता है कि सब लोग मिलके जब मीटिंग करते हैं तो उसी को बोला जाता है टीम मीटिंग। अब ये आप एग्जांपल, टीम मीटिंग इसलिए होता है क्योंकि सब लोग मिलके काम करते हैं। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, कभी भी कोई बिजनेस के अंदर डिसीजन कोई अकेला व्यक्ति नहीं लेता,
सब लोग साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, सब लोग आपस में पहले उस गोल के प्रति बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन के बाद एक डिसीजन लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। फिर है डिलीगेशन ऑफ टास्क, ये सब एग्जाम्पल है ग्रुप एक्टिविटी का। डिलीगेशन ऑफ टास्क का मतलब होता है सभी को उसके काम का बंटवारा किया जाता है, कोई अकेला व्यक्ति सारे काम को नहीं करते हैं, सारे काम का डेलीगेशन होता है, आपस में बंटवारा होता है। तो ये सब क्या थे, एग्जाम्पल थे। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी का, टीम वर्क, कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन ऑफ टास्क। अब बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैनेजमेंट का थर्ड गुण क्या है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि ना तो देख सकते हैं, ना तो आप देख सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना अच्छे से चल रहा है तो उसको आप महसूस कर सकते हो, बट आप उसे छू नहीं सकते हो। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, आप उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन उसके कार्य करने के तरीके में आप उसे महसूस कर सकते हो। अब जैसे देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं टाटा ग्रुप का। आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, क्योंकि ये केवल इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। और आप जब कोई भी सामान लेते हो, मान के चलो, तो अगर कोई टाटा का प्रोडक्ट रखा हुआ है और कोई किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो आप फील करते हो कि यार टाटा का ही प्रोडक्ट खरीदते हो, क्योंकि उस पर आपको भरोसा होता है। और ये भरोसा क्यों बना, क्योंकि आप समझते हो कि वहां पे टाटा ग्रुप के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। आपने इतने सालों में कभी नहीं सुना होगा कि टाटा के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बना के चलते, वो इस तरह से उनका मैनेजमेंट चलता है, उस इतना जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट चलता है कि उनको पूरे देश में इतने लाख करोड़ों लोगों का उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो ये कैसे बना, ये बना मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट इतनी तगड़े हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपको उनके फंक्शन से समझ में आएगा। बट क्या आप उसे देख सकते हो, क्या आप उसे छू सकते हो? बस आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, टाटा का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब जैसे समझो विजन एंड लीडरशिप। अब टाटा ग्रुप के अंदर लीडरशिप इतने स्ट्रांग है, उनका विजन इतना क्लियर है, उनका रोड मैप इतना क्लियर है कि आप उसे समझ सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। उनके बिजनेस के फंक्शन को देख के समझ सकते हो कि उनका विजन और लीडरशिप कैसा है क्या। बट लीडरशिप को आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, इसीलिए इसे बोला जाता है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, इससे आप फील कर सकते हो कि इनका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि टीसीएस या जितने भी बड़ी कंपनियां जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा कि टीसीएस के अंदर और जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो भी लेडीज वगैरह काम करती है, फीमेल स्टाफ काम करते हैं, उनको मेटर्निटी लीव मिलता है 6 मंथ का। ये एक गुड मैनेजमेंट का काम है। मेटर्निटी लीव आप समझ सकते हो कि अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं, उनका प्रेगनेंसी के लिए 6 मंथ का पेड लीव मिलता है, यानी कि वो काम नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, क्योंकि उनका उनका जो स्वास्थ्य होता है उस समय उनको घर पे रहना जरूरी होता है, फिर भी उन्हें 6 मंथ की पेड लीव मिलती है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऐसा करते हैं क्योंकि उनके मैनेजमेंट उस तरह से स्ट्रांग होते हैं। तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है, बट आप उसे छू नहीं सकते हो, यानी इंटेंजिबल। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि वहां के विजन और लीडरशिप बहुत अच्छे होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छे होते हैं, और अगर वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो उनका जो रेपुटेशन होता है ना, वो उसी तरह से स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, जिसके अंदर विजन एंड लीडरशिप आता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन आता है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ फीचर क्या है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन है, एक गतिशील कार्य है।
ये क्या होता है सर? डायनामिक फंक्शन क्या होता है? यानी आपको जो मैनेजमेंट को हमेशा बदलते रहना पड़ता है एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो बदलता हुआ परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के काम को बदलते रहना पड़ता है, उस तरह से फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अब जैसे सोचो कि क्या हुआ, कोरोना से पहले जो बिजनेस के फंक्शन होते थे, ठीक है, कोरोना से पहले जो बिजनेस के फंक्शन होते थे और कोरोना के बाद बहुत सारी चीज में बदलाव आने लाने पड़े। जैसे सोचो, पहले कंपनियां क्या करती थी, अपने एम्प्लॉय को मैंडेटरी रहता था कि 5 दिन आपको ऑफिस आके ही काम करना पड़ेगा। बट चूंकि कोरोना आ गया, अब एम्प्लॉय ऑफिस आ नहीं सकता है, ठीक है, उस केस में उन्हें वर्क फ्रॉम होम देना पड़ा कि आप घर से भी काम कर सकते हो। तो बहुत कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजी बदलना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, कोरोना आ गया था। तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ता है, हर एक बिजनेस को एडॉप्ट करना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट के बदलते हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए। मैनेजमेंट को बदलते रहना पड़ता है, उस तरह से फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर से स्टाफिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है। तो उसके तौर तरीके को बार बार बदलते रहने पड़ते हैं एज पर बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के। An organization interact with external environment which consist of various social, economic and political factor। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहर के जो, अब देखो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको खुद कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जैसे पॉलिटिकल कुछ बदलाव आ गए, ठीक है, पॉलिटिक्स पार्टी में कुछ बदलाव आए, कुछ सोशल कुछ चेंज आए, कुछ इकोनॉमिक कुछ चेंज आए, तो उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल सुनो, गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था, एफडीआई का रूल। एफडीआई का रूल क्या था कि अब बाहर की कंपनी भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, इतना परसेंट 20%, 25%, ठीक है। तो कंपनी को उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि अब अगर कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिला है कि बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगा सकता है, तो वो बाहर के इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, नथिंग इज स्टैटिक इन मैनेजमेंट एंड इट इज अ डायनामिक वर्क। आपको मैनेजमेंट को हमेशा क्या करना पड़ता है, देखते रहना पड़ेगा कि कुछ मार्केट में कुछ चेंज आया है तो मैनेजमेंट को भी उसके हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे, उनके प्लानिंग को चेंज करना होगा, उनके ऑर्गेनाइजिंग का चेंज होगा, सब कुछ जो मैनेजमेंट के फंक्शन है उसको अपने हिसाब से, बिजनेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको बदलने की जरूरत होती है। तो ये एग्जाम्पल है एडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। बदलते परिवेश के अनुकूल आपको बिजनेस को चेंज करना होगा, अपने डिसीजन मेकिंग को चेंज करना होगा। आप जो डिसीजन पहले ले रहे थे, तो सेम डिसीजन आप इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ आपको अपने डिसीजन को भी बदलने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं बच्चों, फिफ्थ फीचर जो है वो है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे काम आते हैं, जिसको जनरली अब देखो इसमें 3 मेन डायमेंशन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसके अंदर आता है क्या करना है, व्हाट टू डू। ठीक है, क्या सब काम हमें करना है, वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि किससे काम करवाना है, हमने जो डिसाइड किया कि ये काम करना है, वो हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा होता है कि हम किससे वो काम करवाएंगे, हम खुद से करेंगे, किसी और से कराएंगे, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, यानी लोगों के साथ उस काम को करवाना। ठीक है, अब फिर थर्ड पॉइंट आता है, तीसरा समस्या आता है कि उस काम को हम कैसे कराएंगे, उसके लिए आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी 3 चीज। आप सोचो मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, तो आपको 3 बातें आएगी। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, काम क्या करना है। दूसरा बात, ये काम हम किससे करवाएंगे, तो उसके लिए होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। क्या करना है, उसके लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और फिर हम ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, क्या सब चाहिए, उसको ढंग से करने के लिए उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये 3 जो है वो मल्टी डायमेंशन है मैनेजमेंट का। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है प्रबंध क्या है, बहुआयामी है, यानी इसके बहुत सारी गतिविधियां आते हैं, इसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल है। उसको 3 भाग में बांटा गया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल,
और ऑपरेशन यानी कैसे होगा, यानी संचालन का प्रबंध। अब समझो एक एक करके। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये क्या होता है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। अब बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी काम के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप सोचो अगर कोई बिजनेस आप करने का सोचोगे तो पहले ये सोचोगे कि क्या करना है बिजनेस के अंदर, हम क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कपड़े की दुकान खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, करेंगे क्या। वो सबसे पहले जरूरी होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सभी संगठन किसी न किसी काम के प्रदर्शन के लिए मौजूद है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई काम ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करेगा। इवन कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखो तो सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने काम होते हैं। बिना किसी काम के कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन वो रह ही नहीं सकता। इवन सोचो आप घर में, हर हर इंसान जो घर में रह रहे हैं, हर लोगों के पास कुछ ना कुछ काम है। पापा जी के पास कुछ काम है, मम्मी जी के पास कुछ काम है, इवन कि बच्चे के पास भी काम होते हैं। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें खेलना पड़ता है। खेलना भी एक प्रकार का काम ही है, एक प्रकार का फंक्शन ही है। यानी कि चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है एग्जिस्ट रहने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, इन अ फैक्ट्री प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है। इन अ गारमेंट स्टोर कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड, ठीक है। एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक कपड़े के दुकान में जाओगे तो क्या होगा कि कस्टमर के नीड के हिसाब से, ठीक है, उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें कपड़े दिया जाता है। एक हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट का इलाज कराया जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि इसके अंदर ये डिटरमाइन करना होगा कि हमें क्या करना है, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम क्या है। अब दूसरा बात आता है, हमने समझ लिया कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर हमें क्या करना है, इस बोतल को बनाना है, ठीक है। तो हमने काम तो डिसाइड कर लिया कि इस बोतल को बनाना है। अब दूसरा बात आएगा कि इसको बनाएगा कौन, क्या हम अकेले बना लेंगे कि हमें बहुत सारे स्टाफ की जरूरत होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत होगी, बहुत सारे लेबर को जरूरत की जरूरत होगी इस बोतल को बनाने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों की हायरिंग करेंगे। हायरिंग का मतलब क्या होता है कि अपने बिजनेस के अंदर उन लोगों को बुलाएंगे जिनको हमारी जरूरत है, उनकी जरूरत को हम पूरा करेंगे, उनको सैलरी देंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। समझो इसको, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपुल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट होते हैं। आप मशीन या बिल्डिंग को आप सबसे बड़ा एसेट नहीं मानोगे। एक बिजनेस के अंदर उसके जो इम्प्लॉय होते हैं वही सबसे बड़ा एसेट होता है। आप जरा सोचो कि टीसीएस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे इम्प्लॉय काम नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना भी पैसा रहेगा, कितने भी अच्छे अच्छे मशीन रहेंगे, चल पाएंगे? क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लॉय जो होता है वो सबसे बड़ा एसेट होता है। डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, बड़ी से बड़ी मशीन लेके आ जाओ, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए आपको स्टाफ चाहिए। उस मशीन को चलाने के लिए आपको स्टाफ चाहिए। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपुल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। यानी एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आप सीईओ हो, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ गए, लेकिन फिर भी आपका सबसे बड़ा काम यह है कि उस मशीन को कौन चलाएगा, उस एआई को कौन चलाएगा। यानी आपको अल्टीमेटली लोगों के साथ ही आपको काम कराना पड़ेगा, चाहे आपके पास कितनी बड़ी मशीन क्यों ना आ जाए। इसीलिए लोगों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी आपने डिसाइड किया बोतल बनाना है, फिर आपने उसके लिए लोगों को हायर किया कि कितने स्टाफ चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए, फिर इसके बाद सोचेंगे कि इसको करेंगे कैसे। अपने स्टाफ को तो हायर कर लिया, अब आपको मशीन लाना पड़ेगा,
उसको कैसे चलाना है, वो स्टाफ के, वो उसके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी जाके बोतल बनेगा। ठीक है। तो क्या लिखा है, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी कुछ भी हो, उसके पास कुछ गुड्स या फिर सर्विस होना चाहिए, तभी वो बिजनेस में सरवाइव करेगा। ठीक है। यानी कि बिना किसी प्रोडक्ट और सर्विस के कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है। चलो, अब इसके मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मल्टी डायमेंशन के अंदर तीन बातें आती है। काम क्या करोगे, यानी व्हाट टू डू। ठीक है, क्या करना है तुमको, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी काम का प्रबंध। फिर किससे कराओगे, कौन करेगा, हु विल डू, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हाउ टू डू। अब तुमने लोगों को भी हायर कर लिया, एम्प्लॉय को भी हायर कर, इसको करोगे कैसे, उसका काम होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। इसके एग्जाम्पल है मैनेजिंग पीपुल एंड रिसोर्सेज, लोगों को और रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बनाना, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन करना, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं जो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन के अंदर आते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आप तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हो, सर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना सब कैसे याद करेंगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब ये मत सोचो कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं एक एक करके याद करेंगे, क्योंकि देखो आपकी मेमोरी पावर लिमिटेड है। आप हो या हम हो, कोई भी व्यक्ति सारी बातें को याद नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, हम जैसे बता रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकल वे में समझो कि ये मल्टी डायमेंशन क्या होता है, सर ने क्या बोला, क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये चीज जब आप माइंड में विजुलाइज करोगे, आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो। अगर कोई बातें मान के चलो आपको लगता है कि सर हमें इतना तो याद नहीं कर पाएंगे, इसको समझो और अपने आसपास के बिजनेस को देखो। छोटा ही बिजनेस है, मान के चलो आप किसी गांव में रह रहे हो, तो आप देखो कि आपके आसपास में कौन कौन से बिजनेस हो रहे हैं, इसके अंदर क्या आप मैनेजमेंट को आप अप्लाई कर पा रहे हो। जब आप उसको सोचोगे ना, तो ये सब बातें आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको की पॉइंट, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशन है, तो ये सब की पॉइंट आपको तो वैसे भी याद हो जाएगा, इसकी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ठीक है, बट मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी चीज को रट्टा मत लगाना, बिना समझे हुए समझो, उसके बाद अगर आप याद करते हो तो ठीक है, लेकिन बिना समझे हुए अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आप वो लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाओगे। मतलब सर, आप किसी तरह से तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आओगे, मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छा मार्क्स आप लेके आ जाओगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के आप उसको, वो आपने तो याद कर लिया था, जैसे एग्जाम खत्म होगा आप उसको पढ़ना बंद कर दोगे, आप भूल जाओगे, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब चलो मान के चलो 11वीं 12वीं में आपने रट्टा लगा के पास भी कर लिया, फिर जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, आप सीए करोगे, एमबीए करोगे, सीएस करोगे, तो वहां पे तो सिलेबस बहुत ही डिटेल में है, आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और सब कुछ अगर आप याद करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज होगा, फिर आप थक जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप चीजों को समझो, आप सोचो कि क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम आसपास के बिजनेस को देखेंगे कि हमारे अंकल जो दुकान कर रहे हैं वो कैसे, क्या मैनेजमेंट, उनके यहाँ मैनेजमेंट होती है क्या, उसको समझना है। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, आपको कोई वर्ड मिला जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स करके पूछो ना, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। जो भी डाउट आपको, जो भी आलतू फालतू जो भी डाउट है, आप मुझसे पूछो, मैं आपको, मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप चीजों को समझे, ना कि रट्टा लगाएं। अब रट्टा लगाने के लिए तो आपको किताब में लिखा हुआ है, आप उसको देख के याद कर सकते हो। ठीक है, तब फिर मेरे को पढ़ाने का मतलब क्या है, मेरा पढ़ाने का मतलब एक ही पर्पस है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैनेजमेंट को अच्छे से समझाऊं, और आप उसको अच्छे लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप उसको रिटेन कर पाओ। इसीलिए आप किसी भी बात को डायरेक्ट मत याद करना, पहले सोचो, पहले उसको समझो, तब अगर जरूरत है तो उसे याद करो। अगर मुझे लगता है कि अगर आप सोचे उसको समझे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको उसके लिए अलग से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तोता की तरह उसको याद कर लिए, अगर मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं कि अगर आप तोता की तरह याद करने की कोशिश किए ना, तो आप आज तो याद कर लोगे, ठीक है, फिर कल भूल जाओगे। तो ऐसा मत करना, आप हर एक पॉइंट को समझो,
आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हर एक वर्ड को उसका मतलब समझो और उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। थोड़ा अभी टाइम है, मेहनत करो। अगर 4 से 5 साल अभी मेहनत किए ना तो बाकी का पूरा लाइफ क्या है, एंजॉयमेंट है, मजे से कटेगी। चलो, हम लोग बहुत भाषण दे दिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट का? वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्रबंध की मौजूदगी हर जगह है। मैंने शुरू में ही फर्स्ट क्लास में ही बता दिया, घर से लेके बाहर तक, मम्मी से लेके पापा तक, ठीक है। आप स्कूल में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह प्रबंध है। इसीलिए बोला गया है प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। जैसे आप बोलते हो ना कि भगवान हर जगह है, उसी तरह से प्रबंध भी हर जगह है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज फेल्ट एवरीवेयर। यूनिवर्सल का मतलब ये हर जगह है और ये हर जगह महसूस किया जाता है और हर एक व्यक्ति के द्वारा इसको किया जाता है। इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज फेल्ट एवरीवेयर एंड डन बाय एवरीवन। मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना कॉमन होता है, चाहे आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, नॉन बिजनेस के लिए कर रहे हो, यानी प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, हर जगह मैनेजिंग करना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल, मैनेजमेंट इन ए डे टू डे लाइफ, मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मैनेजमेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी घर में हो तो मैनेजमेंट जरूरी है, सारे काम को मैनेज करना होता है, डे टू डे लाइफ को मैनेज करना होता है। अब मैनेजमेंट क्या होता है? अब सुबह में उठते हो, फ्रेश होते हो, वॉशरूम जाते हो, उसके बाद नहाते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि नहाने का काम मान के चलो सुबह का है तो उसको रात को सोते टाइम आप नहाओगे, ब्रश करने का काम सुबह में है तो उसको दोपहर में करोगे। तो ये सब क्या है? ये सब तो यही तो मैनेजमेंट है कि आपने हर चीज की एक प्रॉपर ढंग से अरेंजमेंट करके काम कर रहे हो, यही तो मैनेजमेंट है। आप एक बिजनेस के अंदर देखते हो मैनेजमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे मैनेजमेंट हो रहा है, हर जगह तो मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। चाहे आप प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस खोल रहे हो या नॉन प्रॉफिट समाज की सेवा करने के लिए खोल रहे हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट तो सब जगह है, मैनेजमेंट की मौजूदगी हर जगह है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का सेवेंथ फीचर क्या है, सातवां गुण क्या है, सातवां खासियत क्या है। तो बोलते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चलते रहता है। ये प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस बट सेपरेट फंक्शन। यानी कंटिन्यूअस तो है बट सेपरेट फंक्शन है, मैनेजमेंट के अलग अलग काम हैं। ये फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जाता है, ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। यानी समझो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। सब अलग अलग काम है बट सब, हर एक मैनेजर का अपना अपना काम बटा हुआ है। सबसे पहले होती है प्लानिंग, कोई भी काम होती है उसकी प्लानिंग होती है। फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये दूसरा काम है। थर्ड, उसके लिए स्टाफ की जो है स्टाफिंग किया जाता है, यानी लोगों को हायरिंग किया जाता है। फिर उसको डायरेक्ट किया जाता है, यानी किसको क्या क्या, किससे क्या क्या काम करवाना है। फिर लास्ट में देखा जाता है कि हमने जो प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से हमारा काम हुआ है कि नहीं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो मान के चलो सर कोई काम हुआ तो फिर प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन किया, स्टाफिंग, डायरेक्ट कंट्रोलिंग, तो काम तो खत्म हो गया। फिर से प्लानिंग होती है किसी दूसरे काम का। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक काम करने के बाद बिजनेस को बंद नहीं कर देता है, फिर से दूसरा काम शुरू होता है, फिर से वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो काम होता है ये चलते रहता है। इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी प्लानिंग भी चलते रहता है। अब मान के चलो एक प्लानिंग हुआ, मैनेजर जो प्लानिंग के लिए हायर किया गया उसका काम है फिर से प्लानिंग करना, दूसरा प्लानिंग, तीसरा प्लानिंग, ये प्लानिंग करते ही रहते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग होते रहती है, स्टाफिंग होती रहती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होती रहती है। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकती नहीं, 24x7 चलती रहती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा घूमती रहती है, चलती रहती है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हमेशा चलती रहती है। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलो बच्चों, तो फाइनली हमने पूरे डिटेल में मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा।
ठीक है। अब ये टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे? 7 थे। एक तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल बनाना जरूरी है और उसी गोल के अंदर सभी एम्प्लॉय को उनके साथ उस गोल के साथ जोड़ना जरूरी है। ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति नहीं काम करता है, मैनेजमेंट है सब लोग मिलके काम करते हैं। इंटेंजिबल फोर्स है, यानी मैनेजमेंट को आप देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज के साथ साथ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ मैनेजमेंट को भी अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को क्या करना पड़ता है? बदलते रहना पड़ता है। ठीक है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है, यानी इसमें बहुत सारे डायमेंशन आते हैं। सबसे पहले तो आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी क्या करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, किससे कराना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कैसे कराना है। तो ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह है, चारों तरफ फैला हुआ है, हर जगह मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि प्लानिंग से शुरू होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसी तरह से ये चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये कभी थकता नहीं है। तो ये बच्चों थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो बच्चों, तो अब फिर से क्विज खेलने का समय आ गया है। फटाफट आप देखो, आपके सामने में मैंने 4 क्वेश्चन आज के रखे हैं कि आज हमने जो आपने जो आज की क्लास करी है, अच्छे से करी है नहीं करी है, ये पता चलेगा कि आप इन चारों क्वेश्चन का सही से आप जवाब दे पाते हो कि नहीं। तो फटाफट देखो क्वेश्चन को। क्या है? प्रबंध किस लिए जरूरी है? मैनेजमेंट इज नीडेड ओनली व्हाइल डूइंग वर्क, केवल काम करते समय या हर समय? इस तरह से 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। फटाफट आप देखो कि इसका क्या सही आंसर होगा और कमेंट करके फटाफट बताओ कि आपने सही से आज की क्लास समझी है या नहीं समझी है। तो चलो बच्चों, फिर से अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग का आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, सब कुछ आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्त लोग के साथ भी चैनल को शेयर करना, जिससे कि उन लोग के पास भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी क्लासेज पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।